टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की फर्स्ट हेडिंग सब डालेंगे ऑडिट टर्मिनोलॉजी। एंड ऑडिट टर्मिनोलॉजी में द फर्स्ट टर्म इज none other than that ऑडिट। फर्स्ट वर्ड जो हमें समझना है कि वो क्या है, ऑडिट। तो ऑडिट को समझोगे तो आपको अपना सिलेबस भी समझ में आ जाएगा, टॉपिक भी समझ आ जाएगा, सब्जेक्ट भी समझ आ जाएगा। लेट्स अब जब हम ऑडिट पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बार बार मार्क कराऊंगी जो आपको ध्यान में रखनी है कि एक्चुअल में ऑडिट होती क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में समझना है हमें ऑडिट को, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट क्या है? इट्स अ जनरल एग्जामिनेशन या चेकिंग ऑफ एग्जामिनेशन, असेसमेंट, कुछ भी इस तरीके से वेरिफिकेशन करना जिससे हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हैं, हम उसको ऑडिट बोलते हैं। अब ऑडिट को हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे वो देखते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक independent and documented process. Try to remember the words. Systematic, independent and documented process किस लिए हेल्प करती है? फॉर obtaining evidence and evaluating जिस भी ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस भी पर्पस के लिए आप ऑडिट कर रहे थे उन सबका इवैल्यूएशन करेगी। देखो फर्स्ट थिंग मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट में वर्ड यूज किया, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्यों यहाँ पर मैंने ऑडिट को सिस्टमैटिक बोला है बच्चे? तो सिस्टमैटिक वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है? बिकॉज इट्स ऑर्डरली प्लान। जब भी हम एक ऑडिट के लिए प्लानिंग करते हैं तो हर एक चीज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है? आप लोग अकाउंट्स में जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं, तो जर्नल एंट्रीज में जो भी एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। दैट मींस सीरियल ऑर्डर में, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, या फिर डेट वाइज कि 1 जनवरी की एंट्री पहले आएगी एंड 2 जनवरी की बाद में आएगी। तो यहाँ पर भी ऑडिट को हमने इसीलिए बोला है क्योंकि ये ऑर्डरली प्लान होती है। सेकेंड, इंडिपेंडेंट क्यों बोला है? देखो इंडिपेंडेंट इसलिए बोला है कि जो भी ऑडिटर है, ऑडिटर कौन? जो ऑडिट करेंगे, ऑडिटर जो भी एक्ट करेंगे वो इम्पार्शियल होके करेंगे। मींस नो बायस्ड एक्ट। उसके बाद मैंने थर्ड वर्ड बोला है बच्चे आपके सामने, डॉक्यूमेंटेड। बिकॉज जो भी आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का है, आपकी ऑडिट फर्म का है, रिक्वायर्स अ प्रॉपर प्रोसेस। प्रॉपर का मतलब हर चीज, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, सब कुछ वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट, तो ऑडिट की डेफिनेशन यूजुअली स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम ऑडिट की डेफिनेशन 2 से 3 मार्क्स में आ जाते हैं, हम एक सेंटेंस के ऊपर लिख ही नहीं पाते हैं। आई हैव गिवन यू अ होल पैराग्राफ जिसको आप प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में आप एक लिखेंगे, इट इज अ सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंट प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग evidence and evaluation of all its objects। अब नेक्स्ट क्या होता है बच्चे? वाई। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे
Audit is systematic because it's orderly planned. It is orderly planned. Second, independent क्यों है? Because it is conducted by impartial and objective auditors that do not audit their own work. Documented क्यों बोला गया है बच्चे? क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम को रिक्वायर है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड ऑडिट प्रोसीजर या एक प्रॉपर प्रोसेस जो कि एविडेंस बेस्ड हो. इसीलिए हम लोग ऑडिट को सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड कहते हैं. यहां तक क्लियर है? सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम. यस मैम. ऑडिट डेफिनेशन क्लियर हो गई. इसको साथ साथ प्लीज नोट करते जाएंगे. इसको नोट कर लो फटाफट. हम सेकंड पे आते हैं. मैम. यस. पंकज इस साइड में थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. किसका? पंकज? हाँ जी मैम. एक बार रिपीट कर रही हूँ बच्चे. स्क्रीन विजिबल हो रही है? हाँ जी मैम. देखो, हम सबसे पहले अभी ऑडिट की टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट जो पढ़ी है डेफिनेशन, दैट इज ऑफ ऑडिट. ऑडिट मींस सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस जो कि हेल्प करेगी आपको किस चीज के लिए? दो इसमें मेन पर्पस है. एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए और जिस भी पर्पस के लिए आप ऑडिट कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन प्रॉपर्ली हो. अच्छा, अब फर्स्ट सेंटेंस में व्हाई आई सेड सिस्टमैटिक, इंडिपेंडेंट एंड डॉक्यूमेंटेड, उसके रीजंस हमने दिए हैं. हमने सिस्टमैटिक इसलिए बोला बिकॉज ऑर्डरली प्लान है. इंडिपेंडेंट इसीलिए बोला है कि इम्पार्शियल है, कोई बायस्ड एक्ट नहीं है. डॉक्यूमेंटेड इसलिए बोला है क्योंकि हर एक प्रोसेस को हम सीरियल ऑर्डर में करेंगे, प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे. सेकंड, ये एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है. विदाउट एविडेंस कोई भी बातें नहीं होंगी. तो आप एक बार आप कंप्लीट डेफिनेशन नोट कर लें ऑडिट की, फिर हम सेकंड टर्म पे चलते हैं. एक सेकंड. यार आपने कोर्स ब्रीफ किया था इसका? बताओ कि हमने पढ़ना क्या क्या इसमें? बच्चे देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी डिक्शनरी पहले आनी चाहिए. पढ़ना क्या है वो नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट होगा. ये टर्म्स हम हर सेंटेंस में, हर पैराग्राफ में यूज करेंगे. अभी सिर्फ हम टर्म्स कर रहे हैं, सिलेबस की बात ही नहीं कर रहे हैं. पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर कर रहे हैं कि जो जो ऑडिट में हमें टर्म्स पढ़नी है, क्योंकि जब टर्म्स बीच में आती है ना तो हर टॉपिक पे बीच बीच में डिस्कस करना इजी नहीं होगा. मैं आपको हर टर्म का मीनिंग क्लियर करा रही हूँ, उसके बाद वी विल गेट स्टार्ट विद सिलेबस पार्ट. क्योंकि जब तक सिलेबस स्टार्ट करेंगे आपको हर एक टर्म पहले से क्लियर होगी, तो वहां पर स्टेटमेंट बार बार एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेगी आपको. ठीक है. तो एक सेकंड में को राइट करना. हो गया. सेकंड टर्म लिखेंगे क्राइटेरिया.
क्राइटेरिया क्या होता है? अपॉन दोस टर्म्स जिसपे आप अपना पूरा ऑडिट का प्रोसेस और सिस्टम फॉलो करने वाले हो। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? सारे के सारे रिकॉर्ड्स, स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स, मटेरियल इंफॉर्मेशन related to audit। क्राइटेरिया आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी कई बार यूज करते हो कि किस क्राइटेरिया में एडमिशन होना है, किस क्राइटेरिया के टर्म्स हैं। तो इसी तरीके से ऑडिट किस क्राइटेरिया में होना है, तो उसमें वो सारे रिकॉर्ड, स्टेटमेंट, फैक्ट्स और मटेरियल इंफॉर्मेशन आएगी जो कि आपके ऑडिट पार्ट से रिलेटेड है। थर्ड टर्म इज एविडेंस। एविडेंस आपने अपनी लीगल टर्म्स में, ले टर्म्स में बहुत बार सुना होगा, न्यूज में, मूवीज में यूज भी करते हैं। तो एविडेंस क्या होता है? प्रूफ होगा किसी चीज का। एविडेंस आर जस्ट प्रूफ्स। अब वो प्रूफ्स कौन होंगे? जो भी, अगर आपकी कोई भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दें, उनको हम प्रूफ्स बोलेंगे। अब वो प्रूफ में कोई बिल भी हो सकता है, इनवॉइस भी हो सकता है, चालान हो सकते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का कोई भी एक्सट्रैक्ट, इवन एविडेंस जो हो सकते हैं वो आपकी एम्प्लॉइज की स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, Which one? कोई भी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी हो सकता है ना। बिल्कुल, लीगल सर्टिफिकेट्स ऑल, चाहे आप उसमें इनकॉर्पोरेशन का ले आएंगे, आपके टैक्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का हो सकता है, और किसी कस्टम ड्यूटीज में आते हो, एक्सपोर्ट में आते हो, उससे रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो लीगल सारे सर्टिफिकेट्स इन सब में आपके एविडेंस में आ जाएंगे। अब डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। अगर मैं आपको बोलूं तो दो इंपॉर्टेंट चीजें बच्चे जो एविडेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, मैं आपको एक बार लिखवा रही हूँ। फर्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन की तरह समझ लेना, या कुछ भी, ये लर्न करने का एक ट्रिक है, एक तरीके से, कोई यूनिवर्सल नहीं है। DORS, ये फॉर्म ऑफ एविडेंस होते हैं जिसमें D रिप्रेजेंट करता है बच्चे डॉक्यूमेंट को, O रिप्रेजेंट करता है ऑब्जर्वेशन को, R रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड्स को, और S करता है स्टेटमेंट्स को। अगर आप देखेंगे ना, आप कोई भी एविडेंस का एग्जांपल ले लीजिए, इन चारों में आप क्लासिफाई कर लेंगे। ये हिंट है बेटा फॉर्म्स ऑफ एविडेंस की। दूसरी हिंट बता देती हूँ, टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स, आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मैंने बहुत सारे आपको जनरल एग्जांपल दिए। अब टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है, लॉक्स, आओ जी। L स्टैंड फॉर लीगल, ऑर्गेनाइजेशनल, C stands for customer, S stands for standard। अब देखो, मैं दोनों को मैच करती हूँ। या तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड चाहिए, कस्टमर की स्टेटमेंट चाहिए, कोई स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन चाहिए, आप किसी को किसी से भी मैच कर लीजिए।
एविडेंस वर्ड के बारे में जब बात करेंगे तो फॉर्म्स दो चार तरह के, डोर्स, टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट, लॉक्स। ये शॉर्टकट है बच्चे याद करने की। डोर पे लॉक लगते हैं ना, उस तरीके से याद रखोगे तो एविडेंस हमेशा याद रहेंगे, और पेपर में ज्यादा बेटर वे में स्टेटमेंट्स को लिख पाओगे अगर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स को याद रखोगे तो। दीज आर जस्ट द ट्रिक्स। Once you guys get noted, please inform me. Just raise your hand. हो गया मैम, डन। नेक्स्ट टर्मोलॉजी आप लोग मुझे बताएंगे उसका मीनिंग। सुना होगा शायद बहुत बार। फोर्थ वन इज फाइंडिंग्स। लीगल टर्म में फाइंडिंग का क्या मीनिंग है? उस स्क्रूटनी के बाद मिलता है। जो रिजल्ट आपको मिला आफ्टर इवैल्यूएशन, आफ्टर स्क्रूटनी, तो उसको आप क्या बोलेंगे? ऑडिट फाइंडिंग। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ किस तरीके से आपको लिखना है। अगर कोई भी आपसे पूछता भी है प्रोफेशनल वे में, इट्स अ रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन। मेरे साथ साथ लिख लो, रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन of the collected audit evidence against audit criteria। अब आप देख लोगे मैंने सारी टर्म्स ऑडिट के हिसाब से यूज करनी शुरू कर दी हैं। इसी तरीके से आंसर्स को मेंशन करोगे तो आपके आंसर्स थोड़े ज्यादा प्रोफेशनल लगेंगे। रिजल्ट ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द कलेक्टेड ऑडिट एविडेंस अगेंस्ट ऑडिट क्राइटेरिया। अब आप मुझे फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का मीनिंग बताएंगे। ऑडिटी एंड ऑडिटर। ऑडिटी जिसके पास जाके ऑडिटर ऑडिट करता है। ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑडिट हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन for which audit process is being done, and auditor the one हाँ जी, the one who, कौन होता है ऑडिटर? The one who does all the activities of audit. नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पहला टॉपिक रिपोर्ट। पहले सिर्फ रिपोर्ट की बात करेंगे, फिर ऑडिट रिपोर्ट बताऊंगी आपको क्या होती है। हाँ जी, क्या बोलेंगे? इतना सब कुछ कर लिया, फाइंडिंग्स देख ली, इवैल्यूएशन कर लिया, क्राइटेरिया में रह लिया, ऑडिट प्रोसेस कर ली, एविडेंस के बेस पे सब कुछ कर लिया। तो अब फाइनली जो रिजल्ट निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्ट। रिपोर्ट होता क्या है एक बार लिख लेंगे। रिपोर्ट इज अ record of objectives, scope, criteria and findings। दूसरे वर्ड्स में अगर लिखना चाहो तो इट्स like conclusions for an audit।
एक बार 7 की 7 टर्म्स फटाफट रीड कर लेंगे ताकि हम आगे चले। Yes, ma'am. Shall we move? Yes, ma'am. Okay, फर्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं फिर इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। Evolution of auditing. देखो जी, in the primary times ऑडिटिंग जब ट्रेस करी गई तो यूजुअली दैट वाज नॉट सो कॉमन। ऑडिटिंग को जब हमने ट्रेस किया तो क्या हुआ, 3600 से लेके 3200 बीसी इस टाइम में। लेकिन यहाँ पर क्या था, ऑडिट जो होती थी वो यूजुअली पब्लिक कंपनीज के साथ थी। गवर्नमेंट जो भी हमारी प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ ऑडिटिंग एसोसिएट नहीं था। और फर्स्टली जो लोग इसके साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे, इजिप्टियंस, ग्रीक एंड रोमन्स, जहां पर ऑडिट बहुत फेमस थी। लेकिन ऑडिट अब यहाँ पर कैसे आई, हमारे साथ कैसे जुड़ी, इतनी कॉमन कैसे हुई, क्यों हमें रिक्वायरमेंट लगी ऑडिट की, तो वो देखते हैं कि ऑडिट आई कहाँ से, क्या हुआ। देखो धीरे धीरे आपको भी पता है कि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं होते थे। जैसे जैसे बिजनेस डेवलपमेंट हुआ, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आई थी 1991 में, उसके बाद जब बिजनेस में ग्रोथ होने लगी, डेवलपमेंट होने लगी और अकाउंट्स ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगे, तब ये जो ऑडिटिंग की प्रोसेस है इंडिया में आनी शुरू हुई थी। अब ये ऑडिट वर्ड आया कहां से बेटा, ऑडिट वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से which is जिसका मीन है टू लिसन। आपको अपनी ऑडिट की जो मैंने मीनिंग लिखवाया है उसकी फर्स्ट लाइन में अब आपको बता रही हूँ जो आपको ऐड करनी है। द ऑडिट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर व्हिच मीन्स टू लिसन। ठीक, अब पुराने जमाने में ऑडिटिंग कैसे होती थी वो बता देती हूँ। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था कि आईसीआईसी सर्टिफाइड होना पड़ेगा, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट है आप कभी ऑडिट कर सकते हैं। उन दिनों में क्या होता था, ये सारी प्रोसेस नहीं थी तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। हम किसी एक पर्सन को अपॉइंट करते थे और वो जो भी पर्सन हम अपॉइंट करते थे उसको हम बोला जाता था कि भाई आप जाओ चेक करो, आपको हम ऑडिटर बोल रहे हैं। अब
ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, बट उसके पास भी उसके राइट्स थे कि वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा आपको दिखाने पड़ेंगे, और उसकी भी अपनी कुछ ड्यूटीज थी कि जो भी रिपोर्ट वो बनाएंगे वो एकदम क्लियर रिपोर्ट होनी चाहिए, अनबायस्ड रिपोर्ट होनी चाहिए। ऑडिट का मीनिंग क्लियर हो गया? आप ही के चैप्टर में इवैल्यूएशन में पूरा पैराग्राफ, पूरा पेज दिया हुआ है, उसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेना, बट जो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट हमें मेंशन करना था वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया था। हाँ जी पंकज, क्लियर है? अब मैंने आपको ऑडिट के इतने सारे मीनिंग्स लिखवा दिए, एक्सप्लेनेशन दे दी। अगर मैं जानना चाहूँ, कुछ कंक्लूजन पे आना चाहूँ कि ऑडिट के क्या फीचर्स आपको अब तक समझ में आए। फर्स्ट वन, अगर हम ऑडिट को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कुछ कंक्लूजन देना चाहते हैं, उसके फीचर्स बताना चाहते हैं, तो अगर हम कुछ भी इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे? फर्स्ट थिंग इज व्हाट? It is a systematic Ma'am, way. it requires evidence. It requires evidence. Second point, please. Ujjwal, just give me second point. मैम इंफॉर्मेशन। एविडेंस अगर आप ले रहे हो तो उसमें स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया ना, एविडेंस में सब कुछ यस सर, यस सर, यस सर। ओके मैम। डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग। अदर देन दैट, Systematically prepared. systematically prepared, it means systematic approach. We can say that it's a systematic approach. Free from biasness. Unbiased act. Sure. मैम Yes, ma'am. competent and independent. Competent and independent. Competent And independent. Easy to read. इंडिपेंडेंट की जगह मैं आपको क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वर्ड लिखवाऊंगी। क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट। ओके मैम। I'm easily accessible. Easily accessible. Audit is not an easy process. Not easy process. After that, after the reports are easy to access. Reports, The हमें conclusion, audit के फीचर्स बताने बच्चे। conclusion जो है ऑडिट का, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंक्लूजन जो ऑडिट का वो इजीली हमें अच्छे से मतलब पढ़ने में इजीली मिल जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आएगा या कंक्लूजन आएगा या ऑडिट रिपोर्ट जो आएगी वो हमें हेल्प करेगी उसमें, वो ऑडिट रिपोर्ट के फीचर्स में डाले कि ऑडिट रिपोर्ट आपको एक्सेस करने में हेल्प करेगी, या ऑडिट रिपोर्ट को हम डॉक्यूमेंटेशन या लीगल प्रूफ की तरह कोर्ट में यूज कर सकते हैं। अब एक और लास्ट मटेरियल फैक्ट हो सकता है मैम? मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट्स एविडेंस में ओके मैम। इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्चुअल में तो ऑडिट यही है ना कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करती है, इन्वेस्टिगेटिव मैम। चेक करने के लिए बाकी सारे अबव 4 पॉइंट्स आप बोलोगे, क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करेंगे तभी तो एविडेंस की जरूरत पड़ेगी, तभी एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, अनबायस्ड चेक करेंगे, और जो ये सारी प्रोसेस करेगा दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर जो रिक्वायर्ड होगा। तो 5 के 5 पॉइंट्स ऑडिट के फीचर्स में आप लोग लिख सकते हैं। It's a very common question, meaning of accounting.
Ma'am, it is a process of recording transactions and preparing books of accounts. ठीक है, ये आप लोग 12 से 11 से आई मस्ट से पढ़ते आ रहे हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, Summarizing. the data, Yes, ma'am. and then analyze. अच्छा, तो फिर ऑडिटिंग के लिए क्या डेफिनेशन दोगे? हमें डिफरेंशिएट करना है इनको, तो फिर ऑडिट की डेफिनेशन क्या होगी? To verifying the recording data. लास्ट, अगर मैं आपको लास्ट शीट दिखा रही हूँ, तो अभी हमने लास्ट सेंटेंस पढ़ा था, इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पर भी पूरा पॉइंट नंबर 5 ऑफ पेज नंबर 6, हमारे पेज नंबर 6 का पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना, सेम पॉइंट है। सेकंड, कोई मुझे और कोई एग्जांपल या डिफरेंशिएशन बता सकता है कि अब और किस लेवल पर हम कर सकते हैं? मैम ऑडिट जो है मैम वो अकाउंट का एक रिव्यू है। अकाउंटिंग जो भी हमारा बनता है, फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड होता है उसका एक रिव्यू होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में we will make the records, जबकि ऑडिटिंग में हम रिव्यू करते हैं रिकॉर्ड्स को। थर्ड पॉइंट, हाँ जी, ऑडिटर की बात कर लेते हैं। अकाउंटेंट और ऑडिटर में क्या डिफरेंस होता है? अकाउंटेंट जो होगा बेटा, वो अंडर मैनेजमेंट काम करता है, वही उसके ऊपर प्रेशर्स होता है, रूल्स रेगुलेशंस का, पॉलिसी का, प्रोसीजर्स का। लेकिन ऑडिटर क्या होता है? वो अंडर मैनेजमेंट काम नहीं करता, वो कैसे काम करता है? इंडिपेंडेंट होता है। पॉइंट्स को कोशिश करो, अब तक हमने जितना पढ़ा नहीं कि आप वहीं से लेकर आओ। अच्छा, अकाउंटेंट लायबल होता है किसी थर्ड पार्टी के लिए? आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट गलत बना दी तो ऑडिटर थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो जाएगा। लेट्स से हमें कोई कोर्ट में रिकॉर्ड शो करना था और ऑडिटर की रिपोर्ट गलत थी, तो क्या होगा? कोर्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि अकाउंटेंट की तो लायबिलिटी वहीं खत्म हो जाएगी जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट क्लियर आ जाएगी, क्योंकि ऑडिटर ने क्लियर रिपोर्ट तभी दी होगी ना जब अकाउंटेंट ने काम किया है। तो अगर मैं रिपोर्टिंग इशू में देखूं तो अकाउंटेंट की कोई लायबिलिटी नहीं होती, नो लायबिलिटी अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अच्छा, ऑडिटिंग में इट मे बी, हर बार नहीं होगा कि गलतियां हो, देन इट मे बी। एनी अदर डिफरेंस? मैम, अकाउंटिंग पीरियोडिक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ऑडिटिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही होता है। तो ऑडिटिंग एवरी ईयर होगा बच्चे, अकाउंट्स जो होते हैं वो पूरे साल, वो तो कॉन्टिन्यूस रिपोर्ट है, तो अकाउंट्स भी तो 1 ईयर के लिए बनते हैं। मैम जो ऑडिट होता है मतलब मैम वो क्या कहते हैं, ट्रू होता है, ट्रू और फेयर का मतलब मैम वो होता है। अकाउंटिंग नहीं होती ट्रू एंड फेयर? मैम होती तो भी है। सारे अकाउंटेंट बनने वाले हो।
मैम अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद होती है एंड ऑडिटिंग अकाउंटिंग के बाद। देखो बच्चे, अब मैं आपको बता देती हूँ हमें अकाउंटिंग। अकाउंट्स में मोटिव होता है प्रॉफिट का और ऑडिटिंग में मोटिव कुछ और होता है। ओके, उसमें ऐसा सच कोई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होता। अब मैं आपको बता देती हूँ अकाउंटिंग जो भी बनता है बच्चे, वो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनता है, ठीक है। लेकिन ऑडिटिंग जो बनता है वो एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनता है, ठीक है। अब यूजुअली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना सबके लिए मैंडेटरी है ना, चाहे छोटे लेवल पे आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी होता है। अब कुछ कंपनीज के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपल्सरी है, बट ऑडिटिंग सबके लिए कंपल्सरी नहीं होता है। ये डिपेंड करेगा आप उस लिमिट में आते हैं, आपकी टर्नओवर उस लिमिट में, वो आगे अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी कंपनीज को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना कंपल्सरी है और कौन कौन सी कंपनी को ऑडिट कराना मैंडेटरी है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजुअली स्मॉल लेवल से लेके सबको बनाने पड़ते हैं, लेकिन ऑडिटिंग सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। वो टर्नओवर हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक बार प्लीज ध्यान से नोट कर लो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इन दोनों की सिमिलैरिटीज बताऊंगी। मैम ये वाला टाइम फिक्स हो रहा है क्या ऑडिटिंग के लिए? नो आइडिया अबाउट इट, वो आप मैम से डिस्कस कर लेना। ये आज के दिन तो 4 क्लासेस इकट्ठी हो जाएंगी। यूजुअली सबके लिए नहीं, बट ऑडिटिंग से ज्यादा कंपल्सरी होती है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपल्सरी है तब भी ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होगा। ये टर्म्स पे डिपेंड करेगा, वो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे किसको कब कराना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद भी हो तो बच्चे सेक्शन पढ़ा है पहले आपने 44AA इनकम टैक्स एक्ट का कभी? यस। उसमें स्मॉल इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स आती हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना कंपल्सरी होता है, बट ऑडिटिंग कराना मैंडेटरी नहीं होता। तो वो सेक्शंस में आपको याद कराऊंगी, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट के कुछ पढ़ने पड़ेंगे हमें। 20 लाख 40 लाख उसमें मैं आपको टर्नओवर्स की लिमिट भी आज अभी फर्स्ट सेशन है इसलिए बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दे रही हूँ, आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे आपको टर्म्स लर्न करना स्टार्ट करना। जो 10 लाख है ना, मिनिमम 10 लाख से स्टार्ट हो जाती है ना, 10, 20 और 40। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हो, are professionally qualified to be an auditor। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है बच्चे, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ऑडिटर बनने के लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ दो तरीके से। यूजुअली सारी कंपनीज की बात करें, इफ an individual is a member of certified member of ICAI, तो वो तो ऑडिट कर ही सकता है बच्चे।
लेकिन इन सम ऑफ द केसेस, गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करूंगी, आप लोगों ने CAG एक टर्म सुनी होगी, अपॉइंटेड बाय कंसर्न अथॉरिटी। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ बच्चे। जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी को भी CAG अपॉइंट करता है, CAG की फुल फॉर्म किसी को पता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। यस, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो उनको अपॉइंट करते हैं CAG को, और वो फिर ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी हम एक प्रोफेशनली ऑडिटर की तरह अपॉइंट करते हैं। सम ऑफ द सिचुएशंस डिपेंड करेगा, उनका एक्सपीरियंस उस लेवल पे होना चाहिए। तो ये जो दो चीजें हैं, ये ऑडिटर को रिप्रेजेंट करती हैं। हो गया मैम? अच्छा, अब एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंपनी में ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं एज एन ऑडिटर, क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे या क्या एस्पेक्ट्स होंगे आपकी ऑडिटिंग के? अ जनरल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। माइंड में कुछ तो इमेज बनाएंगे कि आप भी कल को कॉस्ट ऑडिट जब करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे? कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल फर्स्ट स्टेप। इसमें जाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एंटर करोगे बच्चे, तो सबसे पहले जाते ही क्या करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ साथ क्या करोगे? उस वहां के सिस्टम को समझोगे ना। कंपनी ट्रेडिंग है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो सबसे पहले असेस करोगे क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बताऊंगी आपको आगे। पहले समझो कि हम कंपनी का एक्सेस करेंगे, पहले आपको ये तो पता लग जाए, एक अंडरस्टैंडिंग
अगर मैं इसको दूसरे टर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ, फर्स्ट यू विल डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन, तभी तो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता चलेगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कौन सा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए, उसके लिए फर्स्ट यू मस्ट हैव द नॉलेज कि आप फॉर एग्जांपल आप एक इंटरव्यूअर है और आपको पता है जी आज जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो ग्रेजुएट हैं, इंटरव्यू के लिए आ गए, और अगर एक स्टूडेंट अंदर आ जाता है इंटरव्यू देने के लिए और आप उससे बोलते हैं जी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दो, इट मीन्स आपको पता ही नहीं है कि आज इंटरव्यू किसका है, ओनली ग्रेजुएट्स का है। अब वो बच्चा कहाँ से लाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, क्योंकि इंटरव्यू तो ग्रेजुएशन की है। सेम व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एंटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और आपको पता ही नहीं है कि कंपनी एक्सपोर्ट में है, इंपोर्ट में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, कौन से एरिया में है, उसके ऊपर कौन सा सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है, कौन सी चीज की एग्जेम्पशन है। फॉर एग्जांपल आप उससे पूछते जी आपने एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं पे करा, सर्टिफिकेट दो, आपको यही नहीं पता कि वो कंपनी जो है वो हिमाचल में वहां पर एक्साइज फ्री जो भी लोकेशन है वहां पर सेटअप है, तो इट मींस कंपनी को एक्साइज पे नहीं करना। तो ये बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स। तो सिंपल सा थिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर आप समझिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल थिंग्स, कहाँ वो रजिस्टर्ड है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, प्रोसीजर्स क्या उनको फॉलो करने हैं, कब उनको कौन सी पेमेंट करनी है, कब कौन सा टैक्स पे करना है, कब कौन सी ड्यूटी पे करनी है। इसको बोल रही हूँ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जज करने की कोशिश करो, समझने की जरूरत करो, डेवलप करो। और दूसरी चीज, रिव्यू द सिस्टम। बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन तभी कर पाओगे जब ये चीजें पता होंगी। सेकंड पॉइंट बेटा, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए, समझ लिया, अब आ जाओ, जब आपको सब कुछ समझ आ गया तब आप इस स्टेप पर आ सकते हो, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जो भी आप लिखना चाहें। पहले दो पॉइंट्स क्लियर है बच्चे? यस मैम। आ जाओ। थर्ड, अब जो भी बुक्स चेक करोगे वो कंप्लायंस होने चाहिए, सारा कुछ गैप से। गैप की फुल फॉर्म है बच्चे, जनरली एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड द लास्ट पार्ट इज बच्चे, सब कुछ कर लिया तो एंड में आए किस लिए? रिपोर्टिंग के लिए, ऑडिटिंग की रिपोर्ट बनाओगे। मेकिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। हाँ जी, एक ओवरव्यू क्लियर है, जो जो एस्पेक्ट्स आपको ऑडिट में कवर करनी है। एक बार चारों पॉइंट्स को रीड कर लेंगे, फिर आगे मूव कर रहे हैं।
डन। यस There are two objectives of audit. First one is primary and second one is secondary. क्लियर है? अब ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स में प्राइमरी और सेकेंडरी, आपको क्या लगता है बच्चे क्यों ऑडिट करते हो? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बताओ। हाँ जी, कोई मेरे को बता सकता है क्यों जरूरत पड़ी ऑडिट कराने की, क्यों एग्जामिन करवाने पड़ते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स? श्योर है? यस मैम। हाँ जी, मैम टू चेक वेदर दी बुक्स नहीं वेदर मतलब सारी चीजें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड की हैं कि नहीं। मेंटेन प्रॉपर्ली एज और नॉट। प्राइमरली यही आपका लॉजिक होता है, या फिर किसी को डिटेक्ट, देखो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी उसको प्रॉब्लम बताते हो, तो क्या कभी डॉक्टर ये कोशिश करता है कि इसको कोई प्रॉब्लम हो ही? जरूरी है नहीं, दे विल फाइंड आउट कि अच्छा है ना हो। सेम जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है ना बच्चे, तो वो हमेशा ये सोच के नहीं जाता कि कंपनी ने कोई फ्रॉड किया हो या एरर किया हो तो मुझे वही फाइंड आउट करना है। वो सिर्फ ये चेक करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, प्राइमरली मोटिव बता रही हूँ, क्योंकि हर पेशेंट ठीक भी नहीं होगा, सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत वेल परफॉर्म करें ये भी जरूरी नहीं है। हमारी जो एक्सेप्शंस है वो हमेशा होती हैं। तो पहले प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको क्लियर कर लेते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की शॉर्टकट बता रही हूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का यहाँ पर मतलब क्या है बच्चे? दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स are maintained as per accounting standards। पहली चीज तो हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि सब कुछ अकाउंटिंग, जैसे कि ना आपका आंसर शीट जब एक टीचर चेक करती है तो पहले वो ये चेक करती है कि आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है। पहला मोटिव ये नहीं होता कि इस बच्चे ने चीटिंग तो नहीं करी कहीं से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फर्स्ट थिंग वी आर जस्ट चेकिंग कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, क्योंकि हर बार मैनिपुलेशंस नहीं होती ना बच्चे। कई बार ऐसा होता है कोई मिस्टेक हो रही है या कुछ हो रहा है, वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, लेकिन आपने एटलीस्ट ट्राई तो किया है उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाना। लेकिन यस, व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं, टर्म लिखूंगी बच्चे, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से बने तो आपने कोई मैनिपुलेशन तो नहीं करी है, कोई इधर उधर ट्रांजेक्शंस का अमाउंट मिस ना किया हो या ज्यादा ना आए, वो आ गया एरर और फ्रॉड। लेकिन यहाँ पर अब दो पॉइंट रेज हो जाते हैं बच्चे कि एरर और फ्रॉड में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट थिंग इज एरर, सेकंड चीज इज फ्रॉड। एरर जो हमारे से गलती से मैम सेकेंडरी एक बार, सेकेंडरी को मैम सेकेंडरी पे एक बार सेकेंडरी को एक्सप्लेन करो, पहले एरर और फ्रॉड का मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं। एरर क्या होता है? तो हमने मतलब अपनी मैम अनइंटेंशनली हो जाए गलती, इंटेंशनली कोई एक्ट हो गया जो रॉन्ग था, लेकिन वही एक्ट इंटेंशनली रॉन्ग किया तो वो क्या बन जाएगा? फ्रॉड। तो एरर में दो वर्ड्स यूज करूंगी, अनइंटेंशनली एक्ट डन, लेकिन फ्रॉड में आपकी इंटेंशंस भी होगी प्लस ये एक्ट डेलिबरेटली किया गया हुआ एक्ट होगा। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर हमने ये किया है, हमें पता है
which is known as fraud. तो हमें ये चेक करना होता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहता है कोई आपसे गलती हो ना गई हो, भाई गलती भी तो हो सकती है, यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। अब गलती बहुत सारी होती है, कंपनसेशन एरर है, या कोई एरर है कि ऑमिटिंग क्या है कि आपसे कोई एंट्री मिस हो गई है, या अमाउंट कोई ज्यादा लिखा गया है, या कोई लेजर जर्नल रिकॉर्ड हुआ था लेजर में पोस्ट नहीं हुआ, या जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे थे तो पीएनएल की कोई टर्म बैलेंस शीट में ना जा पाए, ये सब एरर्स है। लेकिन फ्रॉड क्या है बच्चे, आपको पता था अमाउंट 10,000 है लेकिन फिर भी आपने 1,000 शो किया, या अमाउंट 10,000 आपने शो किया, अमाउंट था 1 लाख, कि आपको पता था, आपने जानबूझ के कुछ ना कुछ वो अकाउंट्स को अपने अकॉर्डिंग, या तो आप बिजनेस को लॉस में दिखाना चाहते थे या आप बिजनेस को एक्सेस प्रॉफिट में दिखाना चाहते थे, दोनों के पीछे रीजन होता है। अगर हम एक्सेस लॉस में दिखाना चाहते हैं तो हो सकता है भाई आप टैक्स को नहीं पे करना चाहते, या एन नंबर ऑफ रीजंस, आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना चाहते हो, या आप अननेसेसरी प्रॉफिट इसलिए दिखा रहे हो, आपको बैंक से कोई लोन लेना है, कहीं पे रजिस्ट्रेशन कराना है, शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हो, आप पब्लिक ऑफर के लिए काम कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आपकी कंपनी के प्रॉफिट अच्छे होंगे तभी लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, दैट्स आर ऑल कॉमनली फ्रॉड्स। फ्रॉड्स वो एक्ट होते हैं जो आप इंटेंशनली भी करते हैं बच्चे और जानबूझकर भी करते हैं। तो एरर और फ्रॉड में मतलब समझ में आ गया। तो ये सेकेंडरी स्टेप होता है हमारा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनी है नहीं, वो हमने देख लिया, लेकिन उसके साथ साथ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या रहेगा बच्चे, डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। क्लियर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट? यस मैम। एक बार दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेंगे तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डन एवरीबॉडी? यस मैम। यहाँ तक कोई भी डाउट? उज्जवल, पंकज, तमन्ना, एनीबॉडी, एनी डाउट्स? नहीं। नो मैम। चलो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, बेसिक प्रिंसिपल of auditing. Number 1, integrity. Skills and competence. Third, confidentiality.
documentation, supervision, planning, evidence, conclusions, and final report. ये बच्चे आपके सामने ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स, ऑब्वियसली वर्ड से आपको काफी समझ आ गया होगा। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी। यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रिटी की बात करते हुए बच्चे, तो सिर्फ इंटीग्रिटी की बात ना करते हुए आपको इंडिपेंडेंटली काम करना है, ऑब्जेक्टिव होके काम करना है कि आप जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं उसी अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करें। एंड यस, यू मस्ट बी लॉयल फॉर ऑल ऑफ दोस एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी होल ऑडिटिंग प्रोसेस के लिए, जिसमें ऑडिटर की जितनी भी ऑडिटर और उसकी टीम जो भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि ऑडिटर अच्छे से काम कर रहा है, जो उसकी टीम है वो मैनिपुलेशंस कर रही है, तो वहां पर इंटीग्रिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस की बात यहाँ पर मैंने ऑडिटर के लिए ही की है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द ऑडिटर मस्ट बी स्किल्ड, प्रोफेशनली क्वालिफाइड बाय ICAI, या फिर अगर कोई इमरजेंसी रीजन है या सम अदर रीजन तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी CAG को। थर्ड, कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात क्या आती है बच्चे, देखो जब आप एक ऑडिटर बनते हो तो आपको उस कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए जाते हैं। ये आपका राइट होता है, क्योंकि राइट टू एक्सेस मिले, अभी मैं आपको कराऊंगी राइट्स ऑफ ऑडिटर्स में कि आपको राइट टू एक्सेस मिलता है। तो इवन आप बैंक अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, जितनी भी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हर किसी को एक्सेस राइट्स नहीं होते, आपको मिलते हैं, लेकिन नाउ इट्स योर ड्यूटी टू मेक इट कॉन्फिडेंशियल। आप उसको बाहर डिस्क्लोज ना करें, या वो पेपर्स आप किसी और को फॉरवर्ड ना कर दें, उस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब पेपर वर्क प्रॉपर होना चाहिए, जो भी आप बनाइए वो। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट वर्क के लिए बोलूंगी फॉर ऑडिट वर्क, क्योंकि ऑडिट के लिए भी तो आप पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हो ना। कंपनी तो अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे करे ही होंगे, वो करेंगे या नहीं करें वो हम ऑडिटिंग में चेक करेंगे। यहाँ मैं जो ऑडिटिंग के डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ, मीन जो आप ऑडिट वर्क में सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। आपकी टीम ने कितने घंटे ऑडिट करी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग नहीं बताऊंगी, सैंपल बेस पे किया है, रिपोर्टिंग बेस पे किया, किस बेस पे किया, तो वो सब आप डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब ना हम कोई फूड इंडस्ट्री में ऑडिटिंग के लिए जा रहे हैं, तो अब आप ऑब्वियसली हर एक प्रोडक्ट को थोड़ी ना चेक करते, तो हम सैंपल बेस्ड ऑडिटिंग कर लेते हैं। हमने ऐसे 2 3 4 सैंपल रैंडमली पिक कर लिए और उसको टेस्ट करा, आंसर करेक्ट था। कल को अगर किसी और प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो हम वहाँ पे शो कर सकते हैं कि हमने रैंडम बेस्ड सैम्पलिंग करी थी और सैम्पलिंग के बेस पे ऑडिट हुआ था, तो वहां पर आप सेफ होंगे। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट वर्क का होना जरूरी है। यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन। यहाँ सुपरविजन मैं ऑडिटर को दे रही हूँ, ऑडिटर को सुपरवाइज करना पड़ेगा किसके साथ, जो भी टीम प्लस अदर रिपोर्टर्स या अदर ऑडिटर उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जो भी टीम बनाई है, ये उनका राइट है कि उनकी टीम भी करेक्टली काम करे, ये आपको फॉलो करना है। अननेसेसरी आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड ना करें, अननेसेसरी एम्प्लॉइज से क्वेश्चनिंग ना करें अंटिल वो मटेरियल नहीं है आपके रिकॉर्ड्स। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ऑडिटर को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर बार ऑर्गेनाइजेशन ही आपका ध्यान रखेगी, आपको भी ऑर्गेनाइजेशन को अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करना है। प्लानिंग, ऑडिट प्लानिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी ऑडिट करें, ये मैंने आपको आज की क्लास में
जब हम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे तो हम जिस टर्म पे ऑडिट करेंगे वो क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए. इट मींस वी आर गोइंग टू प्लान ईच एंड एवरीथिंग. तभी तो आप अपना क्राइटेरिया क्या है डिफाइन करने वाले हो. उसके बाद यहाँ पर भी आपको यही बोला गया है कि जो भी आप करोगे वो सिस्टमैटिक अप्रोच होनी चाहिए. और सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है कि वो प्लान्ड होगी, तभी तो सिस्टमैटिक आएगी ना. क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हो तभी तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, सेकंड नंबर पे क्या करना है, या थर्ड नंबर पे क्या करना है. Yes. क्लियर है. एविडेंस मैंने आपको बता दिया which it requires, वो तो आपको जब जरूरत पड़ेगी. अब इन सब 7 के 7 पॉइंट्स के बाद आप अपना फाइनल रिजल्ट दोगे और वो फाइनल रिजल्ट बहुत सारे कंक्लूजन्स निकालोगे और उन कंक्लूजन्स को जब हम एनालाइज करेंगे तो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बनकर आ जाएगी. जैसे बैंक में कभी लोन के लिए अप्लाई किया या कभी सुना हो, पहले सॉफ्ट अप्रूवल आ जाता है. सॉफ्ट अप्रूवल कि उन्होंने स्क्रीनिंग कर ली आपकी प्रोफाइल की और आपको बता दिया कि ये 5 to 10 लाख अप्रॉक्स आपको मिल सकता है, बट वो कंक्लूजन होता है. फाइनल रिपोर्ट कब आएगी? जब फर्दर प्रोसेसेस होंगी तब वो आपको फाइनल सैंक्शन लेटर देते हैं. तो कंक्लूजन इज जस्ट लाइक अ सॉफ्ट रिपोर्ट. सॉफ्ट रिपोर्ट क्या है? हमने जजमेंट्स कर लिए, उनके बेसिस पे हमने रिजल्ट निकाले, बट यस उसको फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए एनालाइज करना भी जरूरी है. तो एनालाइज करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा दैट इज योर ऑडिट रिपोर्ट. 9 के 9 प्रिंसिपल्स क्लियर है? मैम एक बार इंटीग्रिटी को बता दीजिए. इंटीग्रिटी क्या होता है बच्चे? देखो वैसे ना बहुत सारे लोग जो इंटीग्रिटी को बोलते हैं ना, वो ऑनेस्ट भी बोलते हैं, सिंसियर भी बोलते हैं, लॉयल भी बोलते हैं. मैं इंटीग्रिटी को स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलती हूँ. ठीक है. इंटीग्रिटी का मतलब है ऑडिटर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए. क्योंकि अगर आप एक ऑडिटर हैं और आपको कुछ मैनिपुलेट ही नहीं करना तो हमें सोचना ही क्यों है? जो मुझे लग रहा है मैं सामने से आंसर दे रही हूँ. तो ऑडिट प्रोसेस में इंटीग्रिटी का मतलब मैं आपको 2-3 वर्ड्स लिखवा देता हूँ. स्ट्रेट फॉरवर्ड, honest, sincere, loyal. ये सब इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. एक और वर्ड लिखना है तो वो भी लिख लो. फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस. आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है. कई बार मूवीज में बोल देते ना ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर है इसके ऊपर, तो वो फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस होना चाहिए ऑडिटर. All the terms are clear? Yes, ma'am. What about others? Ujjwal, Yes, ma'am. Pankaj, Yes, ma'am. तमन्ना क्लियर है?
नोट कर लिए सबने सारे पॉइंट्स? अच्छा, अब एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत नॉर्मल जनरल सा क्वेश्चन, यस और नो, ऑडिट शुड बी देयर और नॉट? होना चाहिए। होना चाहिए। यस मैम। यस। तो अब देखते हैं, आप सबने बोला होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए? सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट। पहला बेनिफिट, सबके बेनिफिट्स अलग अलग होंगे ना। देखो फॉर एग्जाम्पल, बिना पेपर हुए रिजल्ट आ जाए और सबको पास कर दें, तो आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? हाँ जी, गलत है मैम। मान के गलत है किसके? देखो बेटा, जो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, गुड स्कोरिंग है, उनके हिसाब से गलत होगा, लेकिन जो यूजुअली फेल हो जाते हैं, जिसके मार्क्स ही नहीं आते, उसके हिसाब से क्या होगा? सही होगा। सही होगा। इट मीन्स जब हम किसी सिचुएशन के बारे में आपसे पूछते हैं ना कि ये होनी चाहिए या नहीं, तो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू सबके अपने अपने होंगे। किसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करेगा। जब मैं ऑडिट की बात करूं बच्चे, तो सबसे पहले मैं सिग्निफिकेंस लेती हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1, हाँ जी, अब आप मुझे बताएंगे लीगली आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है, या लीगली इसके क्या फायदे होंगे? फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑडिट क्यों सही है बच्चे? मैम अगर कोई कंपनी कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन या कोई ट्रांजेक्शन ऐसा हाइड करना चाह रही होगी तो वो हाइड नहीं कर सकती। इसका मतलब टैक्स उसको टाइम पे करना पड़ जाएगा, क्योंकि ऑडिटर हाँ, का टैक्सेस रिपोर्ट भी। मांगेगा। जब उसको प्रॉफिट आपका पता है, हर चीज पता है, तो वो आपको क्या बोलेगा, भैया टैक्स पे करना पड़ेगा। और यस आप मैम। कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। तो सबसे पहले बेनिफिट आ गया जी, फाइलिंग ऑफ आईटीआरस, इनकम टैक्स रिटर्न्स। सेकंड पॉइंट, अच्छा, अब आपकी ऑडिट रिपोर्ट अच्छी है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी लोन्स वगैरह लेने हैं तो मिल जाएंगे आसानी से। यस मैम। डॉक्यूमेंटेशन इजी हो जाएगा, किसके लिए? फॉर बोरोइंग्स। भाई अब क्वालिफाइड रिपोर्ट है आपके पास, अच्छी क्लियर रिपोर्ट है, तो आपको लोन्स या एक्सटर्नल सोर्सेज से आराम से पैसे मिल जाएंगे। मार्केट में गुडविल अच्छी हो जाएगी। एग्जैक्टली, मार्केट वैल्यू, मार्केट में आपकी वैल्यू को एनहांस करता है। लीगल वैल्यू की बात कर रही हूँ यहाँ पर। एक और चीज बच्चे, अगर आप ऑडिट करा रहे हैं तो उससे एक और बेनिफिट है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ना, बैंकरप्ट हो जाते हैं। यस मैम। अगर ऑडिट कराई हुई है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ऑडिटर बता देगा ना कि आपके पास कितना फंड है, आप बैंकरप्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। यस मैम। इसका मतलब जो बैंकरप्सी है, फ्रॉड, वो अब नहीं हो पाएगी। क्लियर है चारों पॉइंट? एक बार चारों पॉइंट्स प्लीज नोट करो।
और बेनिफिट बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों की कोई एक वर्कशॉप थी या कोई एक फैक्ट्री एरिया था, अब वहां पर क्या हुआ, फैक्ट्री में आग लग गई, तो ऑब्वियसली हम लोगों ने इंश्योरेंस कराए होते हैं। अब जब आप इंश्योरेंस कंपनी को सेटल करने के लिए क्लेम लोगे और आपने ऑडिट नहीं कराई हुई, तो क्या वो आपके रिकॉर्ड्स पे ट्रस्ट करेगी इजीली? आप बोलोगे कि इतने का स्टॉक रखा हुआ था, इतना फिनिश मटेरियल था, इतने की मशीन्स थी, तो आपको इतना सेटल डाउन करना पड़ेगा। इज इट इजी? और एल्स आपके पास ऑडिट रिपोर्ट थी और उस ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से 2 दिन पहले आपके पास इतना क्लोजिंग स्टॉक था, इतने फिनिश गुड्स थे, इतने की एसेट्स थी, कौन से वाले सिचुएशन में बेटर होगा, ऑडिट वाले सिचुएशन में या नॉन ऑडिट वाले में? ऑडिट में। ऑडिट कराओगे बच्चे तो सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम जो है थोड़ी इजी हो जाएगी आपके लिए। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है? यस मैम। आओ जी, बी पॉइंट। फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू, नंबर 1, अब बताओ जी, ऑडिट करने से कंपनी का अपना क्या बेनिफिट है इंटरनल लेवल पे? उनके एम्प्लॉइज जो है वो सिस्टमैटिक वर्क करें कि काम सिस्टमैटिक हो रहा है या नहीं हो रहा। यस मैम। इसका यस मतलब मैम। मैनेजमेंट प्रोसेस चेक हो जाएगी ना, मैनेजमेंट प्रोसेस को एक्सेस कर लेंगे, एसेस कर लेंगे इजी वे में। सेकेंड, एम्प्लॉइज का मॉरल चेक हो जाएगा, वह एम्प्लॉइज को सैलरी टाइम पे देते हैं नहीं देते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं है, उनका मॉरल भी चेक हो जाएगा। जैसे स्कूल में ना, आप छोटे होंगे, आपको याद है इंस्पेक्शन वाले आते थे, उस दिन स्कूल बहुत अलग से मैनेज होता था, डिसिप्लिन वे में होता था। जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में होते होंगे ना, उन्होंने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन वाले, इंस्पेक्शन वाले जिस दिन डे होता था, तो कुछ एक अलग ही एनवायरनमेंट हो जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एम्प्लॉइज का मॉरल चेक होगा। थर्ड, discovery or detection of error and frauds if maybe, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अगर चेक करेंगे तो हमें भी पता लग जाएगा भी एरर्स एंड फ्रॉड्स। कई बार कंपनी को भी नहीं पता होता कि कंपनी का अकाउंटेंट फ्रॉड कर रहा है, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है। एंड लास्ट पॉइंट बच्चे, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है अकाउंट्स में। यूनिफॉर्मिटी भी बोल सकती हूँ, कंसिस्टेंसी भी बोल सकती हूँ, कंसिस्टेंट बेसिस पे अकाउंटिंग प्रोसेस चलती है। और कोई एग्जांपल आपको लग रहा है इंटरनल कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से कि इंटरनली ऑडिट की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होता है? एक मैनेजमेंट की प्रोसेस को आप एनालाइज कर सकते हैं, एम्प्लॉइज का मोरल चेक होता है, एरर एंड फ्रॉड्स का पता लग जाता है, यूनिफॉर्मिटी रहती है अकाउंटिंग में। हम कंपनी को उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता चल सकता है। प्रोग्रेस कैसे? वो तो मैम पता लगेगा ना बेटा, अगर पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो हम ग्रो कर रहे हैं, हम कंपनी को हाँ। कुछ पता लग इससे ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। कंपनी को लूपहोल्स पता लग सकता है।
आवाज आ रही है ना मेरी? क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलो। मैं कह रहा हूँ कंपनी को अपने लूप होल्स पता लग सकते हैं। लूप होल्स पता लग जाएंगे, वो वर्ड हम इसलिए नहीं लिख पाते हैं कि एक्चुअली में क्या है, बट अगर कोई भी मैनिपुलेशंस हो रही होती है वो पता लग जाती है। इसके लिए ना यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ एरर एंड फ्रॉड में उस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। अगर कंपनी को पता लग जाता है यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, रॉ मटेरियल ज्यादा आ रहा होता है, फिनिश गुड्स नहीं बन पा रहे, हम लोग वेस्टेज दिखा रहे होते हैं, लेकिन ऑडिट के टाइम पे पकड़ा जाता है कि इस जो भी प्रोसेस है भाई उसका वेस्टेज का भी तो कुछ जनरल परसेंटेज होता है ना, 10%। जैसे ऑयल टैंक से ऑयल आया, अब ऑयल टैंक से आप अपने घर में भी ऑयल की एक बॉटल लाते हैं जो कि 1 लीटर की होती है, जब आप उसको बॉटल से कंटेनर में डालते हैं आपको पता है कुछ ड्रॉप्स बॉटल में रह जाएंगे, अब कुछ ड्रॉप्स तो रह सकते हैं ना, लेकिन आप हर बार ऑयल की बॉटल लाते हैं कंटेनर में डालते हैं और आधी बॉटल आपसे गिर जाती है, ये तो हर बार पॉसिबल नहीं है ना भाई। समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स मिस्टेक हो सकती है, बॉटल मेरे हाथ से छूट गई तो ऑयल गिर गया, लेकिन आप बोलो जी हर बार ऑयल की बॉटल आती है और हर बार जब आप कंटेनर में डालते हैं कि हाफ बॉटल आपसे गिर जाती है, वो एक्सेप्टेबल नहीं। दीज आर नोन एज मैनिपुलेशंस। तो टाइप ऑफ आपकी प्रोसेस के रूप को पता लग जाएंगे। टाइप ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। हाँ कह सकते हैं। देखो अब कई बार आप नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस दोनों को की अकाउंटिंग है और दोनों वैलिड है, लेकिन नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस बनाना वैलिड नहीं है ना, या एबनॉर्मल लॉस को नॉर्मल लॉस बनाना वैलिड नहीं है। जो चीज एबनॉर्मल कैटेगरी में आती है उसको नॉर्मल लॉस में बार बार कंसीडर करोगे तो उससे ये होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगी, आपकी सीओजीएस ज्यादा आएगी, बच्चे रॉ मटेरियल कम आप यूज कर रहे हो, कॉस्ट ज्यादा की आ रही है, आप वेस्टेज दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हो रहे हैं वो पता लगना शुरू हो जाएंगे। हम इसमें ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट या फिर कंपनी को अपनी करंट सिचुएशन पता लग सकती है। मैनेजमेंट प्रोसेस में यही आएगा बेटा, मैनेजमेंट की जो भी अपनी कंडीशंस है, करंट सिचुएशंस है, हम बता रहे हैं ना आपकी जो प्रोसेस में मैनेजमेंट प्रोसेस हमने एक डिफाइंड टर्म लिख दी, अब इसके अंदर मैनेजमेंट काम कैसे करता है, डिलेड टाइम पे काम करता है नहीं करता, या आपकी रिलेशनशिप्स यहाँ पर क्या है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की जो रिलेशनशिप्स है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वो वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि हो सकता है सबऑर्डिनेट्स को यही नहीं पता कि हमें रिपोर्ट किसको करना है, या जिसको रिपोर्ट करना है वो प्रॉपर्ली इस चीज को कंसीडर नहीं करता। यूजुअली प्रॉब्लम जाती है एसबीआई बैंक जाते हैं, पता ही नहीं चलता इस प्रॉब्लम के लिए डिस्कस किससे करें, क्योंकि जिस भी टेबल पे जाते हैं वो नेक्स्ट पे मूव कर देता है। ये मैनेजमेंट प्रोसेस के लूप होल्स सबको पता तो है। आपने ये लिखा है एम्प्लॉइज का मोरल चेक होता है, इसके अंदर जैसे कोई एम्प्लॉय अगर कोई मिस्टेक कर रहा है जान के, तो ये भी तो मैनेजमेंट को पता लगेगी। वो तो फ्रॉड्स में आ गया ना, मैनेजमेंट प्रोसेस कुछ तो एरर तो लूप फ्रॉड्स में गिना जाएगा। हाँ एक्चुअली बच्चे देखो दो चीजें हैं, अगर कंपनी गलत हुई तो एम्प्लॉय का मोरल चेक हो जाएगा यहाँ पर, भाई एम्प्लॉय बताएगा ना मुझे सैलरी टाइम पे मिलती है, यस इतनी ही सैलरी, आपने शायद सुना हो स्कूल टीचर्स को ना प्राइवेट स्कूल में सैलरी कम मिलती, साइन ज्यादा अमाउंट पे कराते हैं, बहुत सारी कंपनीज में भी ऐसा होता था पहले कि ज्यादा अमाउंट की वाउचर पे साइन कराते थे, सैलरी कम मिलती थी, लेकिन आज के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी हो गई है तो ये प्रॉब्लम्स काफी तरह से रिमूव होती जा रही है। तो मोरल चेक का यही मतलब है कि एम्प्लॉय को यूजुअली मैं इन टर्म्स बोल रही हूँ जो भी वर्किंग कंडीशंस मिली हुई हैं वो फेवरेबल है या नहीं, अब उसमें सैलरी भी हो सकती है, वर्किंग एनवायरनमेंट भी हो सकता है, और भी टर्म्स है वो सारी इसी में ही आ जाएगी। यस क्लियर है आज का सेशन? यस समझ आया बच्चे कि हमने ऑडिट को बेसिक टर्म से स्टार्ट क्यों किया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी से, हम बार बार जब उन वर्ड्स को यूज करते हैं तो क्लियर हो जाता है ऑडिट का मीनिंग, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सिग्निफिकेंस क्या क्या है, यहाँ तक आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट सेशन में हमारा जो मेजर टॉपिक रहने वाला है बच्चे वो रहेगा टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कितनी तरह की होती है, फिर आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंपनीज में क्या क्या आएगा। नेक्स्ट सेशन से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम, आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस को भी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, फिर ऑडिट रिपोर्ट पर आएंगे, फिर धीरे धीरे आपको प्रोसेस बताऊंगी, इंटरनल कंट्रोल क्या है, चेक क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या है। तो फर्स्ट सेशन जो था कि आपका बेस मेंटेन करना ताकि ऑडिट की जो एक डेफिनेशन है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो होप सो कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है? यस मैम।